यशवंत वर्मा के आवास के बाहर कूड़े में जले हुए नोट मिले। आग बुझाने के दौरान जस्टिस के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड मामले में अब नए खुलासे हो रहे हैं। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन हालत यही रही जो खबरों में है। तो कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है कि देश कहां जा रहा है। मैं अपने चैनल पर ऐसे खबरों को कवर नहीं करता, कहानियां सुनाता हूं और हर कहानी के अंत में कहता हूं कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, न्याय से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि कोर्ट रूपी मंदिर में भगवान जैसे जज होते हैं। एक पल को पुलिस आपका साथ ना दे, लेकिन जज पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। कहीं मैंने झूठ तो नहीं कह दिया उन हजारों लोगों से जो मुझे रोज सुनते हैं, मेरी कहानियों को सुनते हैं। उन्हें लगता है कि अपराध का अंत होता है। एक जज के घर से भारी मात्रा में कैश मिलने की बात सामने आती है। क्या आप इग्नोर कर सकते हैं इसको? हमारे देश की जनता की आखिरी उम्मीद कोर्ट होता है, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट के जज का मामला सामने आया है तो फिर उम्मीद किससे करें? मुझे लगता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी कैश केस के बारे में आप सभी को पता ही होगा, सोशल मीडिया से जाने गए होंगे। नहीं पता है तो वो भी आगे बताऊंगा कि जब न्याय की चिता जली और धुआं उठा तो कितना अंधेरा फैला। पर यहां उससे पहले आप एक और बात जान लीजिए कि इस केस में एक नहीं कई ऐसे सवाल हैं जो बहुत मायने रखते हैं। और ये सवाल मेरा नहीं, हम सब का है, हर उस आदमी का है जो भारतीय है, जो दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, जो न्याय की उम्मीद कोर्ट से करता है। आग लगी या लगाई गई, पैसा उनका था या किसी और का, लाख रुपए थे या करोड़ों रुपए, घर में पैसे थे ही क्यों? इन सभी चीजों से परे कई ऐसे सवाल हैं जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। अब उन सभी सवालों पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ। 14 मार्च 2025 रात के 1:30 बजे थे। अंधेरा घना था। दिल्ली की ठंडी रात की हवा भी गर्म महसूस हो रही थी। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजें कम हो चुकी थी, लेकिन कुछ ही दूर पर एक सरकारी बंगले से उठता धुआं पूरे शहर को जगाने के लिए काफी था। बंगले के बाहर आग की लपटें उठ रही थी। कुछ ही मिनटों में आग की लपटें तेज हो गई। पड़ोस के सुरक्षा गार्ड्स ने दमकल विभाग को सूचना दी, फायर ब्रिगेड को। जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर अपनी गाड़ियों के साथ पहुंची, लाल बत्ती के माहौल ने उस जगह को और भी डरावना बना दिया। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने लगी। इसी बीच वहां मौजूद पुलिस वालों की नजर उन जल चुके बक्सों पर पड़ी जिसके अंदर नकदी नोट भरे हुए थे और वो जल चुके थे। अब ये बंगला किसी आम इंसान का नहीं था, सरकारी बंगला था, और सरकारी बंगलों में से भी ये जस्टिस यशवंत वर्मा का सरकारी बंगला था। एक ऐसा नाम जिस पर न्यायपालिका गर्व करती थी, एक ऐसा जज जिसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। लेकिन जब उसी के घर के अंदर से जले हुए नोट की खबर बाहर आई तो सबका माथा ठनक गया। एक जज के घर इतनी भारी नकदी और वो भी जली हुई। फिर जैसे ही ये खबर मीडिया में लीक हुई, पूरे देश में हलचल मच गई। उससे पहले इलाहाबाद कोर्ट का वर्डिक्ट ऐसे ही हंगामे में था, और अब ये खबर। पहली रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि किसी सबूत को जलाने की साजिश थी। इसके पीछे कौन था? और सबसे अहम सवाल, ये पैसा आया कहां से? सवाल ये कि क्या ये काला धन था या रिश्वत की रकम या फिर कोई छुपी हुई कानूनी संपत्ति? ये पैसा आखिर किसका था? क्या ये जस्टिस यशवंत वर्मा का निजी संपत्ति था या किसी और की? निजी संपत्ति थी तो इतनी बड़ी रकम घर में क्यों थी? क्या उन्हें आरबीआई का गाइडलाइन नहीं पता था? और अगर किसी और का पैसा था, किसी और की संपत्ति थी, तो एक हाई कोर्ट जज के घर पर इसे छिपाने की क्यों जरूरत पड़ी?
कुछ सूत्रों का कहना था कि यह भ्रष्टाचार का पैसा हो सकता है जो किसी केस में हुए सेटलमेंट का हिस्सा था। सवाल उठने लगे कि क्या कोई बड़ा घोटाला छुपाने की कोशिश हो रही थी। देश भर में खबर बनने लगी, एक जज के घर में पैसा कैसे मिला तो कितना मिला, कुछ करोड़ या 100-200 करोड़। अब इससे पहले कि खबर आगे बढ़ती, खबर ही बदल गई। जिन्होंने नोट मिलने की बात कही, उन्होंने अब यह कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि उन्होंने देखा नहीं या फिर किसी ने उनके चश्मे बदल दिए। अब इन सभी चीजों में राहत की बात यह है कि यह वीडियो सीधे सीजीआई यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पोस्ट किया। लगा कि चलो कुछ तो होगा, बात सर्वोच्च न्यायालय में है। अब हुआ क्या वो भी जान लीजिए। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ। किसी भी केस या खुली जांच के बजाय सीजेआई ने इस मामले को एक इन हाउस इंक्वायरी में बदल दिया। इन हाउस इंक्वायरी, एक जज के घर से नोट मिले, जले हुए नोट मिले, सवाल उठे कि पैसे कहां से आए, कहीं जज ने न्याय का सौदा तो नहीं कर दिया। इस पर कोई जांच कमेटी बिठाने की जगह इन हाउस इंक्वायरी शुरू हो गई। लेकिन अब तो जहन में शक भी पैदा हो रहा है कि कहीं ये सच्चाई को छुपाने का कोई एक नया तरीका तो नहीं है। क्योंकि जब नोट मिलने की बात पहली बार आई तो बस जज का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया था। लेकिन फिर बाद में उस फैसले को रोका गया और उनको सस्पेंड करने की बात हो रही है। आगे मीडिया में खबरें उड़ी कि कुछ बड़े नेता इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सवाल यह था कि क्या भारत की न्यायपालिका सच में इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई उस पर सवाल तक नहीं उठा सकता। फिर भी कई सवाल तो जनता के सवाल है, हर उस आदमी का सवाल है जो पाई पाई जोड़कर देश बनाने में अपना योगदान दे रहा है। इसलिए ये सवाल यही खत्म नहीं होते। अब तो सवाल ये भी है, क्या सच में हमारी न्यायपालिका अपने ही आदमी की निष्पक्ष जांच कर पाएगी या नहीं, या ये इन हाउस इंक्वायरी बस एक दिखावा है। इसमें भी सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक जज का केस है, एक अकेले जज का केस है, या फिर इसमें न्यायपालिका के अंदर फैला कोई बड़ा करप्शन नेटवर्क छिपा है। इस अनसुलझे सवालों के जवाब न मिलना ही जनता के शक को और भी गहरा बना रहा है। और जब जज के अस्मिता पर सवाल उठ ही रहे हैं तो क्या यह भारत में जजों के भ्रष्टाचार का पहला मामला है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं। न्यायपालिका पर सवाल पहले भी उठ चुके थे। इतिहास में झांके तो कई बार बड़े जज भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे मिले। साल 2011 पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जस्टिस निर्मल यादव पर भी रिश्वत लेने का आरोप लगा था। यह मामला न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का एक दुर्लभ लेकिन बहुत बड़ा उदाहरण बना कि हाई कोर्ट का जज भी या हाई कोर्ट के जज पे भी रिश्वत लेने के आरोप लग सकते हैं। फिर साल 2017 ओडिशा हाई कोर्ट के पूर्व जज IM कुडूसी को मेडिकल कॉलेज के पक्ष में फैसला कराने के लिए साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस घटना ने भी न्यायिक भ्रष्टाचार की रूट्स को फ्लैश कर दिया कि किस तरह से न्याय के रखवाले ही न्याय की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। फिर साल 2017 में ही अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कालिखो पुल ने अपने सुसाइड नोट में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उनके हक में फैसला सुनाने के लिए पैसे मांगे गए थे और वो डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कई पन्नों का ये नोट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का भी नाम है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जुर्म का जंजाल कहां तक फैला हुआ है न्याय व्यवस्था में भी, जिसके सबूत इतिहास भी देता है। अब बड़ा सवाल तो ये है ना कि जब न्याय के रखवाले खुद सवालों के घेरे में हो तो जनता को न्याय कैसे मिलेगा? हर भारतीय के दिमाग में आज यही एक सवाल है। अगर न्याय करने वाला ही भ्रष्ट निकले
तो न्याय की उम्मीद कहां से की जाए, किससे की जाए? टीवी चैनलों पर बहस छिड़ चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो कुछ का मानना है कि यह राजनीतिक साजिश का भी हिस्सा हो सकती है। पर सच बाहर आएगा कैसे? जनता का विश्वास वापस कैसे लौटेगा? कैसे न्याय व्यवस्था विश्वास दिलाएंगे भारत की जनता को कि वो निर्दोष है इस मामले में? बेदाग तो वो नहीं है, ये आप ऊपर कुछ पुराने खबरों से ही समझ गए होंगे। तो अब यहां एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस केस में सीबीआई जांच होगी या होनी चाहिए? क्या जांच हो पाएगी कि इस केस में कि क्या कोई बड़ा नेता या कॉरपोरेट हाउस भी इसमें शामिल है या नहीं? या फिर वाकई न्यायपालिका अब एक पावर सेंटर बन चुकी है जो खुद को कानून से भी ऊपर समझने लगी है? अब यह केस सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी जांच पैनल के पास था, लेकिन क्या यह पैनल सच्चाई सामने लाएगा या फिर यह केस भी इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएगा? जैसे कई हाई प्रोफाइल केस गुम हो गए, घोटाले के केस गुम हो गए। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपका भी यही सवाल है तो इससे हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिसका ये सवाल हो सकता है और जिसका ये सवाल होना चाहिए, जो न्याय को यूं मरता हुआ नहीं देख सकता है। आज की कहानी को लाइक कीजिए, लाइक करें ना करें, लेकिन हर लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि देश में क्या चल रहा है और इसे कैसे ठीक किया जाए। वो कमेंट कीजिए, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ और ऐसे खबरों के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।